नमस्कार सभी को। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित ठेस कहानी पढ़ेंगे। यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक कलाकार के लिए उसकी कला ही सर्वोपरि होती है, यह सिद्ध किया है। इस कहानी के पात्र हैं सिरचन, मानू, मंजली भाभी, चाची, स्वयं लेखक और लेखक की माँ। लेखक ने यह कहानी मैं शैली में लिखी है। सिरचन इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह कारीगर है और वह घास व पटेर के चिक से शीतल पाटी आदि बनाने में निपुण है। जो सिरचन है उसे गांव के लोग जो है बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेती बाड़ी या मजदूरी के लिए कोई सिरचन को नहीं बुलाता। जब तक दूसरे मजदूर खेत में एक तिहाई काम कर चुके होंगे तब सिरचन हाथ में खुरपी ढुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ आएगा। आज भले ही सिरचन को मुफ्त को खोर, कामचोर और चटोर कह ले, परंतु एक समय था जब उसके आंगन में बड़े बड़े बाबुओं की सवारी लगी रहती थी। तब लोग उसे पूछते ही नहीं बल्कि उसकी खुशामद करते थे। लोग उसे महान कारीगर मानते थे और उसके एक एक दिन के लिए खुशामद करते थे और उससे एक जोड़ा चिक बनवाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे। लेखक को याद आता है कि उसकी माँ ने भी सिरचन से बुलाने के लिए उसे कहा था। सिरचन जाति से कारीगर है। सिर लेखक ने सिरचन को घंटों काम करते हुए देखा है। वह एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूची बनाता, फिर कूचियों को रंगने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। उसके काम में विघ्न पड़ने पर वह चिल्ला उठता और किसी दूसरे से काम करवा लेने की धमकी देता। भले ही सिरचंद तीखा बोलता है, मुंह चोर है, परंतु कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के केवल पेट भर खाना मिलने पर भी वह काम करने वाला कारीगर था। उसे खाने में भले अच्छा भोजन न मिले, परंतु बात करने में वह किसी की नहीं सुन सकता। कुछ लोग सिरचन को चटोर भी समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, फिर वह धूम हिलाता आ जाएगा। यदि खाने पीने में कुछ कमी हुई, वह कार्य अधूरा छोड़ किसी और दिन का बहाना करने लगता। किसी दिन मतलब कभी नहीं। परंतु जो शीतल पाटी, चिक, छपरा टोपी और दूसरे काम सिरचन करता है, गांव में कोई और नहीं कर सकता। परंतु यह दूसरी बात है कि अब उसे कोई महत्व नहीं देता तथा इन सब कामों को लोग बेकाम समझते हैं। अब उसे पेट भर खिला दो या एक आध पुराना कपड़ा देकर विदा कर दो तो भी वह कुछ नहीं बोलता। परंतु सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि वह बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी एक दिन सिरचन की बात सुनकर क्रोधित हो उठी, क्योंकि सिरचन को उसका मनपसंद भोजन नहीं मिला था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन मानू की विदाई होने वाली थी। मानू के दुल्हन ने पहले ही खत लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ भले ही मिठाई की पतीली न आए, परंतु 3 जोड़ी फैशनेबल चिक तथा पटेर की 2 शीतल पार्टी जरूर होनी चाहिए। इसलिए सिरचन को एक सप्ताह पहले ही काम पर तैनात करवा दिया था तथा उसकी मजदूरी थी मोहर छाप वाली नई धोती। सिरचन अपने काम में लग गया। उसके हाथ की बनी अधूरी थोड़ी सी कारीगरी देखकर भी लोग समझ गए कि नई फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। इस पर मंजली भाभी ने मोहर छाप वाली धोती का ताना देते हुए कहा, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। बात सिरचन तक जा पहुंची। वह चिढ़कर बोला कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। यह तो मानू दीदी के लिए है, क्योंकि वह काकी की सबसे छोटी बेटी है। मेरी चाची ने मोहर छाप वाली धोती के साथ मूंगिया लड्डू देने की भी बात की। दूसरे दिन जब चिक देखी तो सभी देखते ही रह गए, मानो चिक में 7 रंग के तारे जगमगा उठे थे।
शिरचन खाने पीने का शौकीन है, परंतु काम में लीन हो जाने पर उसे खाने पीने की सूध भी नहीं रहती। एक दिन कार्य में मगन शिरचन की नजर च्यूरा और गुड़ के सूखे ढेले पर पड़ी। मैंने लक्ष्य किया तो शिरचन ने मुंह बना लिया। मैं माँ के पास गया जो पकवान बनाने में व्यस्त थी। मैंने पूछा, उसे केवल च्यूरा और गुड़ किसने दिया? इस पर माँ ने अपनी मंजली बहू को बूंदिया देने के लिए कहा। शिरचन ने मना किया। च्यूरा उसके मुंह में भरा था, परंतु गुड़ एक किनारे पर अछूता पड़ा था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी क्रोधित होकर मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। शिरचन ने पानी पीकर मंजली भाभी पर व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मंजली बहू अपने मायके से लाई? मिठाई भी इस तरह कंजूसी से देती है। बस फिर क्या था, मंजली भाभी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर छोटी जाति के आदमी से मुंह न लगने की बात समझाई। अतः छोटी जाति का होने के कारण शिरचन को मायके या ससुराल किसी बात की समझ नहीं है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। अतः माँ शिरचन पर क्रोधित हो गई और आदेश दिया कि किसी बहू के साथ तुम्हें बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो चाहिए तुम मुझसे कहा करो। शिरचन क्रोधित हो गया और अधूरे चिक में फंदे डालकर बंद करने लगा। इधर मानू पान सजाकर शिरचन को देते हुए समझाने लगी कि यह कामकाज का घर है, तुम किसी बात पर ध्यान मत दो। शिरचन को पान खाता देखकर चाची हैरान हो गई। शिरचन ने चाची को घूरते देखकर उनकी डिबियों पर गमकोआ जर्दा खिलाने के लिए कहा। चाची कई कारणों से शिरचन से नाराज थी, अतः क्रोधित होकर उसके इस प्रकार खाने की मांग करने पर व्यंग्य किया तथा उसे ताना देते हुए कहा कि क्या घर में भी पान और गमकोआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। बस फिर क्या था, शिरचन अत्यंत क्रोधित हो गया और जब उसने काम न करने का मन बनाकर चिक में फंदे कस दिए। कुछ देर पान चबाते हुए अपना सारा सामान छुरी हंसिया आदि समेटकर झोले में रख ली तथा टांगी हुई अधूरी चिक पर निगाह डालकर आंगन से बाहर निकल गया। चाची और भी अधिक गुस्सा हो गई, क्योंकि शिरचन मुफ्त में काम तो नहीं करता था। जो मोहर छाप वाली धोती 8 रुपए में आती, वही तो शिरचन को उसकी कारीगरी के बदले में मिल रही थी। फिर गुस्सा किस बात का? परंतु चाची का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह अब भी शिरचन को डांटती जा रही थी। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक देखती रही। अब उसके सातों तारे मंद पड़े गए थे चिक के। माँ समझाते हुए मानू को कहने लगी, तू जी छोटा मत कर, मेले में से नई चिक खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई कि शिरचन के हाथ की शीतल पाटी से उसके ससुराल वालों ने उसकी कितनी तारीफ की थी तथा पटना और कलकत्ता के सभी मेहमानों को खोल खोल कर उसने दिखाया था। मानू उदास होकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं शिरचन को मनाने गया, यानी कि लेखक जो है शिरचन को चिक पूरी करने के लिए मनाने के लिए गया। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर कुछ वह सोच रहा था। मुझे देखते ही वो बोला, बबुआ जी अब नहीं, मैं कान पकड़ता हूँ, अब और नहीं। मैं मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? यह मेरी घरवाली, यदि मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा न होती। तब मुझे खाने कपड़े लत्ते की कोई चिंता नहीं रहती। गांव भर में तुम्हारी हवेली से मेरा सम्मान होता है, परंतु अब मैं वह नहीं करूंगा। अतः मैं चुपचाप लौट गया। मैं यानी कि लेखक समझ गया था कि कलाकार के दिल को जो है ठेस लग गई है, वह अब नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन शीट का झालर लगाने लगी और मानू के दिल को बहलाने का प्रयत्न करने लगी। लेकिन मानू कुछ भी नहीं बोली, वह उदास थी। परंतु मैं चुप नहीं रह सका और चाची और मंजली भाभी के प्रति क्रोधित होते हुए कहने लगा कि इस चिक पर और किसी की नजर लगे या न लगे, चाची और मंजली भाभी की तो इस पर नजर लग गई है। लेखक मानू को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। स्टेशन पर सामान देखते हुए मानू पर दृष्टि गई। वह अधूरी चिक मोड़कर लिए जा रही थी। मैं मन ही मन शिरचन पर क्रोधित हो गया और चाची के सुर में सुर मिलाकर शिरचन को कोसने का मन हुआ तथा क्रोधवश शिरचन के प्रति
कामचोर तथा चटोर जैसे शब्द भी कह बैठा। उसी समय गाड़ी आ गई। सामान चढ़ाकर मैं गाड़ी का दरवाजा बंद कर रहा था कि तभी प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर मेरी नजर पड़ी। वह मुझे पुकारने लगा। मैंने झिड़की के स्वर में खिड़की से गर्दन निकालकर पूछा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे बोझ को उतारकर कहा, मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन ने हकलाते हुए मानू को कहा, ये सब चीजें मेरी ओर से हैं दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुस की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सूतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। धन्यवाद।